हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री अनटोल्ड। सो देखिए, इस प्लेलिस्ट में स्टेट्स ऑफ मैटर की प्लेलिस्ट में अब तक हमने देखा कि किस तरीके से हम किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट डिसाइड कर सकते हैं। हमने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में डिटेल में पढ़ने की कोशिश करी। व्हाट आर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, हमने सारे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को डिटेल में देखा। देन हम चले गए कि गैस के बारे में अगर हमें समझना है तो हमें टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल, ये चार ऐसे वेरिएबल हैं जिनके बारे में हमें कन्वर्जन यूनिट्स आना चाहिए। इनको हम मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस भी कहते हैं। हमने टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के बारे में देखा। प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाया था वो इसी के ऊपर था ना। इस पर्टिकुलर वीडियो में, इससे पहले कि हम गैसेस के बारे में कुछ पढ़ाई करना शुरू करें, हमें कुछ अजम्पशंस लेने हैं गैस के बारे में। अजम्पशंस का मतलब ऐसा होता है, जैसे अगर कल मैं आपको कहूँ एक आइडियल नेता कैसा होना चाहिए, ठीक है, तो एक आइडियल नेता के बारे में जब मैं आपसे कुछ पूछना स्टार्ट करूं, तो नेता, लीडर, पॉलिटिशियन या जो भी आप कहो, तो आपके माइंड में एक छवि आती है, एक इमेज आती है, कुछ अजम्पशंस आते हैं कि भाई मेरा नेता शरीफ होना चाहिए, मेरा नेता जो होता है वो मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए, मेरा नेता मेरे लिए हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। या कल को अगर मैं कहूँ एक आइडियल स्टूडेंट के बारे में, तो दिमाग में एक आइडियल स्टूडेंट की क्या इमेज आती है कि भाई मेरा स्टूडेंट ओबीडियंट होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, सही टाइम पे ये काम करना। मतलब वी हैव सम अजम्पशंस। अजम्पशंस इन द सेंस हमने उसके बारे में कुछ सोचा है। एक आइडियल टीचर के बारे में हम बचपन में लिखते थे ना, आइडियल फ्रेंड, आइडियल टीचर, आइडियल दिस, आइडियल दैट। जो हमने 10वीं में लिखा था वो आइडियल अजम्पशंस थे जो हमको लगता था ऐसा होना चाहिए। पर जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती गई, वक्त गुजरता गया, हमें समझ में आया कि इस दुनिया में आइडियल कोई नहीं होता है, सब रियल होते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली अब जब हम गैसेस के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो हमें गैसेस के बारे में कुछ अजम्पशंस लेके चलने हैं कि भाई गैस कैसी हो सकती है, गैस कैसी होनी चाहिए। फिर हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली जब हम रियल लाइफ में आते हैं, क्या सच में हमने जैसा सोचा है गैसेस के बारे में, गैसेस सच में वैसी होती हैं क्या। जैसे हमने 10वीं में निबंध लिखे थे, ऐसे कॉम्पिटिशन्स में ऐसे लिखे थे, माई आइडियल फ्रेंड, हाउ शुड बी एन आइडियल फ्रेंड। पर जब रियलिटी में आके देखा तो आइडियल फ्रेंड वैसा नहीं होता जैसा हमने सोचा था। सिमिलरली अब हम गैसेस के बारे में पहले आइडियल चीज़ें सोचेंगे और फिर देखेंगे क्या रियलिटी में गैसेस वैसी होती हैं क्या। तो आइडियल गैसेस के बारे में अब हमें अजम्पशन बनाने शुरू करने हैं कि गैस आइडियली कैसी होनी चाहिए अगर कोई गैस है तो जो सबसे पहला अजम्पशन दिमाग में आता है वो ये है, द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस आर स्मॉल एंड वेरी फार अपार्ट। भाई सही बात है, मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल पे जाओ, एटम्स और मॉलिक्यूल एकदम फर्मी लेवल पे चले जाते हैं, एंगस्ट्रॉम लेवल पे बहुत छोटे होते हैं, और मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। गैसेस है क्योंकि लिक्विड में मॉलिक्यूल नज़दीक नज़दीक होते हैं और सॉलिड में तो मॉलिक्यूल एक एरे से इस तरीके से अरेंज होते हैं। तो भाई सीधी सीधी सी बात है, गैसेस के बारे में जब अजम्पशन ले रहा हूँ तो मैं ये मान के चलूँगा कि मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल एंड फार अपार्ट। मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम विच गैस ऑक्यूपाइज इज एम्प्टी। सिंस मैंने मेरे मॉलिक्यूल्स को पार्टिकल को बहुत छोटा अज्यूम किया है, तो गैस जितनी भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। अब देखो, गैस को अगर मैं कंटेनर में लेता हूँ, मान लीजिए ये जो बाउंड्री है, इससे कंटेनर में मैंने गैस के मॉलिक्यूल्स को भरा है, तो कंटेनर की एंटायर वॉल्यूम को देखो और सारे ब्लू पार्टिकल्स को पास में लाके खड़े कर दो, सारे ब्लू पार्टिकल्स को साइड में, ब्लू और रेड पार्टिकल्स को लाके खड़े कर दो। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, देखो अगर ये कंटेनर है, मान लीजिए ये कंटेनर है और इसकी वॉल्यूम है ए क्यूब, ये लेंथ है, इस तरीके का एक कंटेनर है मान लेते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे ये कंटेनर है और इसकी वॉल्यूम है ए क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। लेंथ इसका ए, ब्रेथ इसका ए, हाइट इसका ए, मतलब सिंपल क्यूब है, ठीक है। उसमें एक मॉलिक्यूल है, देखो उस मॉलिक्यूल की खुद की भी एक वॉल्यूम होगी, मॉलिक्यूल की खुद की भी एक वॉल्यूम होगी, पर उस खुद की वॉल्यूम जो है इस कंटेनर की वॉल्यूम के सामने नेग्लिजिबल है। क्या है? नेग्लिजिबल है। मान लेते हैं उसकी खुद की वॉल्यूम को स्मॉल वी लिख देते हैं और इसकी कैपिटल वी लिख देते हैं, तो कैपिटल वी यानी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज मच 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 ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ ए मॉलिक्यूल। अब सारे मॉलिक्यूल्स को भी अगर मैं साथ में जोड़ लूँ, सारे मॉलिक्यूल्स को, ये जितने ब्लू, देखो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकालो और फिर सारे मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दो, तो गैस का जो वॉल्यूम है और जो कंटेनर में वो बैठा हुआ है, जिस कंटेनर में जिस वॉल्यूम को उसने ऑक्यूपाई किया है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम और जिस कंटेनर को उसने ऑक्यूपाई किया है उसकी वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स इज़ वेरी लेस
और आई कैन से द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज़ वेरी लेस इन कंपैरिजन विद द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, एंटायर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। दूसरी बड़ी बात, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें अगर कंटेनर में देखो मैक्सिमम स्पेस एम्प्टी पड़ी हुई है, एम्प्टी, सॉलिड में नहीं होता। सॉलिड जितना होता है, सॉलिड में सारे एटम भरे होते हैं, कंप्लीटली पैक्ड होते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि अगर इतना वॉल्यूम है सॉलिड का तो उसमें खाली जगह होगी, होती है बट बहुत कम होती है। मॉलिक्यूल्स आर वेरी टाइटली, इवन लिक्विड में भी खाली जगह नहीं होती, पर गैसेस में मॉलिक्यूल ही कुछ छोटे छोटे होते हैं, दूर दूर होते हैं, और वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं वो ज़्यादातर खाली पड़ी होती है क्योंकि उनकी खुद की वॉल्यूम बहुत नेग्लिजिबल होती है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आया। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे रहा हूँ जो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, दैट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन with the volume occupied by gas। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन जस्ट एज मैनी मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इन वन डायरेक्शन एज इन एनी अदर डायरेक्शन। भाई गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कांस्टेंट रैंडम मोशन में होते हैं। इस रैंडम मोशन को हम कभी कभी प्यार से ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं, ब्राउनियन मोशन। जैसे दारू पीने के बाद एक बेवड़ा सीधे रास्ते पे नहीं चलता, उसका रास्ता जिग जैग होता है। सिमिलरली जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर आप किसी भी एक गैस के मॉलिक्यूल को ट्रैक करो, यहाँ पे ट्रेस करो, तो यू विल रियलाइज कि उसका जो मोशन है वो देख रहे हो इस तरीके से जिग मोशन है, वो कभी कांस्टेंट एक जैसे नहीं रहेगा। दूसरी बड़ी बात, अगर 50 मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एट अ सेम टाइम में भी 50 मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में भी जा रहे होंगे। तो जो ओवरऑल फ्लो ऑफ गैस है वो ओवरऑल फ्लो ऑफ गैस न्यूट्रल होता है। ऐसा नहीं कि एक ही डायरेक्शन में गैस चल रही है। अगर गैस एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगे तो हम उसे कहेंगे गैस करंट। क्या कहेंगे? गैस करंट या डिफ्यूजन, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करना। तो सबसे बड़ा एक और स्टेटमेंट क्या है? गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन, ठीक है, जस्ट एज मैनी मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इन वन डायरेक्शन एज एनी अदर। जिस डायरेक्शन में मॉलिक्यूल, अगर इस डायरेक्शन में 50 हैं तो अगले डायरेक्शन में भी 50 होंगे। अगला स्टेटमेंट, मॉलिक्यूल्स कैन कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। मॉलिक्यूल आपस में भी कोलाइड कर सकते हैं, देख रहे हो आपस में टकरा रहे हैं, और वो वॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी टकरा सकते हैं। कोलिजन विद द वॉल अकाउंट फॉर द प्रेशर ऑफ गैस। सिंस मेरा जो मॉलिक्यूल है वो कंटेनर्स के साथ, वॉल के साथ टकरा रहा है, तो जो प्रेशर होता है ना, हम कहते हैं जब बलून में गैस भर लेते हैं या किसी भी चीज़ में जब गैस भरी होती है, हम कहते हैं प्रेशर है इसमें। वो प्रेशर किसकी वजह से होता है? जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो कंटेनर के साथ जाके टकराते हैं, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर विच इज कॉल्ड एज एयर प्रेशर, या गैस का प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स। तो जो मॉलिक्यूल प्रेशर एक्सर्ट करेगा एनर्जी के साथ, तो डोंट यू फील मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे बढ़ने लगेगी, मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ने लगेगी, वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करने लगेगा। ये आने वाले टाइम में थर्मोडायनामिक्स में काम आएगा पढ़ते समय। देखो ये जो पोस्टुलेट्स हम पढ़ रहे हैं ना, ये पूरा थर्मोडायनामिक्स और आने वाला पूरा गैसेस के बारे में सारा बैकग्राउंड सेट करने वाला। सो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन कोलिजन ऑकर्स, यानी जब मेरे मॉलिक्यूल ये आपस में टकरा रहे होंगे, जैसे अब एक मॉलिक्यूल आता है और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ आके अगर टकराता है, नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। आपस में काइनेटिक एनर्जी, देखो यूजुअली क्या होता है जब दो चीज़ें आपस में टकराती हैं तो फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन होता है तो जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, वो सम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो यहाँ पर हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि मेरे मॉलिक्यूल जब आपस में टकराते होंगे तो आपस में टकराने पर मान लेते हैं एक मॉलिक्यूल ज़्यादा एनर्जी के साथ आया, दूसरा कम एनर्जी के साथ आया, हो सकता है टकराने के बाद ये अपना एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र कर दे, मोमेंटम बदल सकता है एक दूसरे का, पर एनर्जी लॉस नहीं होगी। दैट इज द कोलिजन्स आर सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। व्हाट आर इलास्टिक कोलिजन? जहाँ पर अगर दो चीज़ें आपस में टकराएं, मतलब बात ऐसी हो जाए जैसे कल तुम मेरे सामने खड़े हो और तुमने होमवर्क ना किया हो और मुझे गुस्सा आ जाए और मैं तुम्हें कस के कान के नीचे मारूं, ठीक है, मैं तुमको कान के नीचे यहाँ बजा के दूं और तुम मूव करके चले जाओ पर तुम्हारा गाल लाल ना हो। मतलब क्या हुआ भाई? सीधी सी बात है, जब मैंने तुमको मारा तो मेरा हाथ और तुम्हारे गाल के बीच में जो फ्रिक्शन हो, वो फ्रिक्शन में सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र हो पर हीट प्रोड्यूस ना हो। नो अमाउंट ऑफ एनर्जी
नो अमाउंट ऑफ एनर्जी शुड बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट और एनी सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओनली एक मॉलिक्यूल दूसरे से टकराए, एनर्जी ट्रांसफर हो जाए और इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाए, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए। तो जब भी कोलिजन होते हैं वो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अब भाई ऐसे अगर टकराने पर एनर्जी लॉस्ट होने लग जाती तो गैस को अगर कल को किसी कंटेनर में भर लेते तो तुम कंटेनर अंदर से गर्म हो जाता, क्योंकि मॉलिक्यूल तो टकराते जाते, हर टकराने पर वो एनर्जी रिलीज करते और कंटेनर गर्म होते जाता, पर ऐसा होता नहीं है। सो दीज आर फ्यू अजम्पशंस जो हम मान के चल रहे हैं। अगला अजम्पशन क्या है? द मॉलिक्यूल एग्जिट नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस ऑन ईच अदर। भाई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जब तक तुम्हारा कंटेनर के अंदर गैस का मॉलिक्यूल्स है, सिंस हमने गैस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ाई है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो सबसे लोवेस्ट होती हैं, सबसे लोवेस्ट या मैं कह सकता हूँ सबसे वीकेस्ट होती हैं, होती ही नहीं है, ना के बराबर। हम ये मान के चलेंगे कि मेरे मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं है, मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट हैं, आज़ाद हैं, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से कोई लेना देना नहीं है तब तक जब तक वो आपस में एक दूसरे के साथ आके टकरा नहीं जाते। क्योंकि जब मॉलिक्यूल नज़दीक आएंगे और एक दूसरे के सामने आके कोलाइड करेंगे तब हो सकता है थोड़ा रिपल्शन या अट्रैक्शन पैदा हो जाए, क्योंकि एक दूसरे के स्पीयर में आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास आ रहा है, ठीक है, तब हो सकता है। पर जब तक वो एक दूसरे से दूर हैं तब तक कोई रिपल्शन नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं, ठीक है। तो पॉइंट है द मॉलिक्यूल एग्जर्ट नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस ऑन अनदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोलिजन। जब वो कोलिजन कर रहे होंगे तब शायद हो सकता है थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक चेंजेस आ जाए, मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, मॉलिक्यूल का न्यूक्लियस, एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ले जब नज़दीक आए तब। और नज़दीक कब आएगा? जब हम उस पर प्रेशर लगा के उसको नज़दीक लेके जाएंगे, या जब कोलिजन कर रहा होगा तब मे भी नज़दीक आ रहा हो तो रिपल्शन बढ़ जाए, इसीलिए तो मॉलिक्यूल दूर चले जाते होंगे। बिटवीन द कोलिजन दे मूव इन स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, जब तक ये सामने आ रहे हैं स्ट्रेट लाइन से आएंगे, जैसे ही दो मॉलिक्यूल नज़दीक आते हैं। एक और आपको एक ब्यूटीफुल चीज़ बताता हूँ, एज सच यहाँ पे कोई एक्चुअल कोलिजन नहीं होता, एक वर्चुअल कोलिजन होता है। वर्चुअल कोलिजन का मतलब समझो, मान लीजिए एक आदमी बाइक, एक रोड है और उस रोड के ऊपर एक आदमी बाइक से जा रहा है और उसके सामने एक ट्रक आ जाता है, तो क्या वो ट्रक को टकरा नहीं जाता है? वो जाएगा अपना रास्ता चूज़ करके ओवरटेक करके आगे निकल जाता है। तो हम कहते हैं देखो ये कोलिजन हुआ, पर ये कोलिजन कैसा हुआ? वर्चुअल का मतलब ऐसा लगेगा जैसे फेक कोलिजन है। तो मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के आमने सामने आते हैं बहुत हाई एनर्जी के साथ, ऐसा नहीं होता कि मॉलिक्यूल के साथ जैसे हाथ के साथ हाथ ताली मार के चला जाता है, क्योंकि आने ही नहीं देगा ना, इतना नज़दीक हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब मेरा एक न्यूक्लियस और दूसरा न्यूक्लियस है, इसका इलेक्ट्रॉन्स है, इसका इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे जैसे ये नज़दीक आने लगेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ने लगेगी। न्यूक्लियस का रिपल्शन तो एक टाइम के बाद इज जस्ट लाइक कि तुम दौड़ के जा रहे थे और सामने कोई एंटी खड़ी है तो आप कैसे ब्रेक मारते हो। टॉम कैसे मारता था टॉम एंड जेरी में, देखा है? सामने कुत्ता खड़ा होता था, जब वो भाग के आ रहा था तो ब्रेक मारता था और फिर रास्ता बदल के निकल जाता था। तो सिमिलरली जब हम कहते हैं दे कोलाइड विद ईच अदर, दिस डज नॉट मीन कि एक्चुअली एटम एक दूसरे के साथ आके मस्त टच करके निकल जाते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जाते जाते मैं समराइज करके जा रहा हूँ गैसेस के बारे में। दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने अज्यूम किया है कि गैस के मॉलिक्यूल की खुद की वॉल्यूम इतनी कम होती है उस एंटायर वॉल्यूम के सामने, और पूरी गैस की वॉल्यूम भी अगर मैं ले लूँ, मान लीजिए यहाँ पे 100 गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो 100 एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, उन 100 एटम्स और मॉलिक्यूल्स की जो वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम ऑफ 100 एटम्स इन कंपैरिजन विद वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर will be much greater than volume of 100 molecules। 100 मॉलिक्यूल्स की खुद की जो वॉल्यूम है, 100 मॉलिक्यूल्स आप ड्रॉ कर लो यहाँ पे, उनकी खुद की, देखो इसकी खुद की कुछ वॉल्यूम है, इसकी खुद की कुछ वॉल्यूम है, खुद की कुछ वॉल्यूम कंटेनर में जहाँ पर वो उन्होंने ऑक्यूपाई किया है उसके सामने नेग्लिजिबल है। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पार्टिकल्स एक दूसरे पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट नहीं करते। अब ये दो पॉइंट्स पे मैं क्यों स्ट्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में जब हम ये गैस के बारे में हम रियलिटी में चेक करने जाएंगे, रियलिटी चेक करने का सच में ऐसा कुछ होता है क्या? अब अगर हमने आइडियल गैस मान ली है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आइडियल गैस, तो वो आइडियल गैस तो हर जगह वैसी होनी चाहिए। अब जब मैं कहता हूँ आइडियल स्टूडेंट,
तो आइडियल स्टूडेंट का मतलब ये नहीं जब तक टीचर है तब तक वो आइडियल रहेगा, टीचर चली जाए तो फिर से मस्ती करने लग जाएगा। तो हमने जो गैसेस के बारे में अजम्पशन किया है, आने वाले टाइम में हम उसको एक्सपेरिमेंटली समझने की कोशिश करेंगे क्या वो सही है क्या गलत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसको हम काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स भी कहते हैं। ये जो आपने अभी पढ़े हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। आई हैव टेकन फ्यू पोस्टुलेट्स आउट ऑफ दैम टू एक्सप्लेन द आइडियल बिहेवियर या आइडियल नेचर, आइडियल अजम्पशंस अबाउट गैसेस। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ से हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे गैस लॉस के बारे में। हम पढ़ेंगे गैस लॉ, अलग अलग लॉज हम लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमने जो आइडियली गैस को आइडियलाइज़ किया है क्या हमने वो सही किया है। ठीक है, चलो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।